हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट चैप्टर इज़ संसाधन और विकास। तो इसमें है इस सेक्शन में हम बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर की, जो और वो भी एक टॉपिक पर, जैसे कि मृदा पर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आते हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि मृदा क्या है, यह हमारे लिए आवश्यक संसाधन किस तरह से है, और इसके दो मुख्य हमें बिंदु बताने हैं। तो इसका जो आंसर होगा, तो पहले हमें यही लिखना है कि मृदा क्या है। तो जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत जो ढीली है और खंडित और परिष्कृत है, क्या कहलाएगी? वो मृदा कहलाएगी। ये जैव और अजैव पदार्थों से भरपूर होती है, खूब सारे इसमें मिले होते हैं, और ये क्या करती है? पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। मृदा प्रकृति का सबसे अधिक क्या है? आवश्यक एक नवीकरण योग्य संसाधन है। यह बन जाता है, नवीकरण, यह दोबारा से पुनर्निर्मित होता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी होती है। अब ये जो इसमें आगे क्वेश्चन पूछा है, ये एक आवश्यक संसाधन है। क्यों? तो क्योंकि यह क्या करता है, एक संसाधन किस तरह से? क्योंकि ये पौधों की वृद्धि का एक माध्यम है, पौधे इसमें वृद्धि करते हैं। और सेकंड जो पॉइंट रहा है वो क्या हो सकता है? यह है पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी विभिन्न जंतु हैं, जीव हैं, उनकी सहायता करता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला आंसर होता है वो क्लियर होता है। ठीक, अब हम जो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि इसमें जो मृदा को बनने के लिए है ना, मृदा जो निर्माण की प्रक्रिया को जो निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी बन रही है, उसकी जो प्रोसेस है उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ये मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसके हमें 3 पॉइंट लिखेंगे और ये हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। तो मृदा पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच और जो जनक शैल होते हैं और संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और जो अन्य जैव पदार्थ, इसके क्या हैं? मुख्य कारक हैं। सेकंड जो पॉइंट रहेगा उसमें हम लिखेंगे प्रकृति के अनेक तत्व, जैसे कि तापमान हुआ, तापमान में परिवर्तन होता है, और जो बहता हुआ जल की जो क्रिया होती है, और जो पवन होती है, हवा होती है, हिम नदी हुई, बर्फ़ की जो हिम नदी, और अपघटन आदि जो क्रियाएं होती हैं वो मृदा को बनने की प्रक्रिया में क्या करती हैं? सहायता, यानी कि योगदान देती हैं। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो होगा मृदा में जैव और अजैव 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जो मृदा है उसमें क्या होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जैव, यानी कि जिनमें जीवन होता है और वो उसी में मिक्स हो जाते हैं, और अजैव, दोनों तरह के इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन अब हम लेते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो मृदा और भूमि इस पर जो संबंधित रहता है वो ले लेंगे हम कि अधिक सिंचाई। प्रश्न जो आता है कि अधिक सिंचाई और खनन भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किस तरह से होते हैं। यानी बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत अधिक सिंचाई कर दी है या बहुत ज़्यादा मिट्टी को खोदा जा रहा है, तो ये निम्नीकरण का कारण किस तरह से है। तो इसके लिए हमें 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, और उसके लिए हम जो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में हम डाल देंगे कि अति सिंचाई भूमि के निम्नीकरण का कारण क्या है, क्यों, किस तरह से है? क्योंकि अति सिंचन से जल भराव के कारण जो मृदा में लवणता और क्षारता बढ़ती जाती है। लवणता मतलब जो खारीपन होता है वो, और क्षारी मतलब इसकी उर्वरता क्या होती है? खत्म होती जाएगी, लवणता बढ़ जाएगी और क्षारता भी बढ़ जाती है। अब देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें खनिज प्रक्रियाएं, जैसे कि सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर होता है उसको पीसना, और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत धूल उड़ती है। देखा ही होगा, जो भी चूना पत्थर होता है, सीमेंट उद्योग हुआ, उसको जब ये पीसते हैं, बारीक करते हैं,
और जो मृदा बर्तन जो बनते हैं ना मिट्टी के, तो उस उद्योग में जो चूने और जो सैल खड़ी का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती जाती है, जबकि इसकी परत भूमि पर जम जाती है। जब ये धूल मिट्टी उड़ेगी तो कहाँ जाएगी, ज़मीन पे ही गिरेगी और फिर वो जम जाएगी। तब मृदा की जो जल सोखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। आप देखें तो सेल खड़ी क्या होती है, एकदम एक लेयर, एकदम पक्की लेयर का क्या करती, काम करती है, और फिर जो नीचे की मिट्टी होती है वो उसको पानी को एब्जॉर्ब करने में क्या करती है, अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि उसको नहीं सोख पाएगी। तो इस तरह से हमारा जो अधिक सिंचाई खनन भूमि के निम्नीकरण के लिए किस तरह से उत्तरदायी होती है, इस तरह का ये आंसर हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांगर और खादर मृदा में अंतर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर कर आता ही है। तो बांगर और खादर मृदा में अंतर क्या है। तो पहले ये हम समझ लें कि बांगर चीज़ क्या है, बांगर मृदा किसे कहते हैं और खादर मृदा किसे कहते हैं। तो बांगर की बात करें तो बांगर क्या है, ये एक पुरानी जलोढ़ मृदा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या रहेगा, बांगर मृदा में जो कंकड़ और पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट की मिट्टी में ये पाई जाती हैं। इसमें जो मृदा कैसी होती है, इसकी कंकड़ वाली होती है, और इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट मिट्टी के अंदर पाई जाएगी। बांगर मृदा का नवीकरण जल्दी नहीं होता, ये पुरानी होती है, और ये क्या होती है, कम उपजाऊ। सबसे विशेषता इसकी क्या लिखी जाएगी कि ये कम उपजाऊ होती है। बांगर मृदा नदियों से दूर पाई जाती है और भूमि की सतह से ये क्या होती है, ऊंची होती है। और वहीं अगर हम खादर मृदा की बात करें तो ये क्या होती है, ये नदियों के क्या पाई जाएगी, पास में पाई जाएगी। और खादर मृदा क्या होगी, बहुत ज़्यादा महीन रेतीली और कंकड़ ग्रंथियों से मुक्त होती है। उसमें ना तो कंकड़ मिलेंगे आपको ना, और ये क्या होगी, रेतीली। और खादर मृदा बहुत बारीक बारीक कण वाली होती है। खादर का नवीकरण जल्दी जल्दी होता रहता है, और ये क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है ना, और जो आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है, नदी के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर फैल गई वो क्या है, खादर हो गई। और जहाँ तक उस नदी का पानी नहीं पहुँच पाया, कभी गया होगा, कहीं बहुत सालों पहले कभी गया होगा, वो क्या हो गई, बांगर हो गई, क्योंकि वहाँ पर नई परत खाद वाली मिट्टी नहीं जा पाई। और जहाँ पर बार बार बाढ़ आती रहती है, जहाँ पर नई नई मिट्टी आती रहती है, वो क्या हो गई, खादर हो गई। तो समझ में आया ना। तो खादर मृदा नदियों, डेल्टा क्षेत्रों में और जहाँ पर बाढ़ आती है में पाई जाती है। ठीक है, जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर खादर मृदा पाई जाती है। लेकिन वही पानी अगर अन्य क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में, इलाकों में नहीं जा पाता, वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, बांगर मृदा। समझ में आया। बांगर मृदा कम उपजाऊ होती है, खादर मृदा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, बांगर मृदा कैसी होती है, कंकड़ पत्थर वाली होती है, और इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाएगी, कार्बोनेट पाया जाएगा। वहीं जो खादर है वो कैसी होती है, बहुत बारीक बारीक मिट्टी होती है, इसकी रेतीली और कंकड़ ग्रंथियाँ इससे नहीं होती हैं। और ये क्या होती है, बांगर क्या होती है, कम उपजाऊ होगी, और खादर कैसी होगी, अधिक उपजाऊ होगी। बांगर मृदा कहाँ पर पाई जाएगी, नदियों से दूर। ठीक है, और खादर मृदा कहाँ पर पाई जाएगी, नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये किससे बनती है, ये खादर मृदा नदियाँ, डेल्टा और बाढ़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मुझे लग रहा है ये जो आंसर है आपका क्लियर हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं कि प्रश्न आता है कि उन 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो काली मृदा के बारे में है। तो काली मृदा क्या होती है, एक चिकनी मिट्टी होती है ना, और इसमें सबसे पहले इसमें जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता अच्छी होती है। ये अपने आप को, जो पानी होता है, पानी को अपने आप में होल्ड करके रखती है। और ये कहाँ पर पाई जाएगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 3 राज्यों में विशेषकर पाई जाती है। और इसमें काली मिट्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण फसल जो उगाई जाती है वो क्या होगी,
कपास होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको अन्य किन नामों से जान सकते हैं? अगर ये ऐसे ऑप्शन में आता है कि कपास मृदा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और नेक्स्ट इसको हम रेगर मृदा के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो अगर इनमें से अगर कोई एक भी ऑप्शन आता है तो आप उसको टिक कर देंगे और आपका एक नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो पहले हमारा कपास हो गई, सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या आएगी? कपास काली। और इसके अलावा हम गन्ना, तम्बाकू, तिलहन, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि काली मृदा किन चीज़ों के लिए होती है, कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी चीज़ के लिए ये महत्वपूर्ण होती है, और इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। ये इसमें से हमारे कितने ही क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, उसका निर्माण, उसका क्षेत्र क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, और ये किन खनिजों के आधार पर बनाई जाती हैं। तो या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो पूर्वी तट है उनके डेल्टा पर किस तरह की मृदा पाई जा रही है? इस प्रकार की मृदा की कोई भी प्रमुख विशेषताएं क्या पूछ ली जाती हैं। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बताएंगे। तो जलोढ़ मृदा क्या है? पूर्वी तट के जो नदी डेल्टाओं पर पाई जाती है। जो नदियों के मुहाने पर जो डेल्टा बनाए जाते हैं वहाँ पर इस तरह की मृदा पाई जाती है, और ये विशेषकर उत्तर भारत के मैदानों में भी पाई जाती है। जो हमारा जो उत्तरी भारत है वो वहाँ नदियों द्वारा बने निक्षेपों से बना हुआ है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं कि जलोढ़ मृदा में रेत, गाद, चिकनी मृदा के जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। और नेक्स्ट विशेषता क्या होगी इसमें जो बहुत अच्छी तरह से पोटास, फास्फोरिक एसिड और यह चूना पाया जाता है, जो गन्ना और गेहूं, धान और अन्य तरह की जो अनाज की फसलें होती हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और ये जलोढ़ मृदा पूर्ण रूप से क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी के द्वारा, जो नदी डेल्टा, ये पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊपन के गुण होते हैं। और ये बांगर और खादर दो प्रकार की होती है। जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो मैदानी जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है? बांगर होती है, और एक खादर होती है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि बांगर क्या होती है? बांगर होती है पुरानी मृदा, जहाँ पर वो वाला क्षेत्र जहाँ पर बहुत समय पहले कभी पानी गई या बाढ़ गई होगी। और खादर क्या होती है? जो नए हर साल हर वर्ष बाढ़ आती है और नई मृदा उधर पर एक लेयर चढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इस तरह से जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आप ये सोचिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अगर मृदा अपरदन क्या होता है? टूट कर नीचे के आना, टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना। और वो इसमें किसमें अपरदन की बात हो रही है? मृदा की। मिट्टी जब ऊपर से टूट कर, फिसल कर पानी के साथ या किसी उसके साथ नीचे गिर रही है, तो वहाँ से तो वो उसका हट जाना है। तो उसको उठाने के लिए क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं? तो उसके लिए रोकथाम के लिए हम निम्न कदम उठा सकते हैं। तो पहला, बड़े पैमाने पर क्या हो? वन रोपण होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों को लगा सकते हैं। क्यों? वनों को लगाने पर क्या होता है? जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं और उसको अपनी जगह से हिलने नहीं देती है। और सेकंड पॉइंट में क्या कह सकते हैं? जो पहाड़ी जो ढलान होते हैं वहाँ पर क्या हो? सीढ़ीदार खेती हो। तो जब जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर हम सीढ़ियाँ बना कर ऐसे खेती करेंगे तो पानी एकदम ऐसे फिसलेगा नहीं, रुक रुक कर पानी नीचे आएगा, जिसके कारण जो मिट्टी भी आ रही होगी वो भी वहीं पर रोक कर जाएगी। तो एकदम डायरेक्ट वो नीचे फिसलेगी नहीं। ढलानों पर छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए। अगर हम जहाँ पर ढलान है एकदम बहकर मिट्टी ना आए, उससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे अगर उस पर बांध बना दे जाएंगे तो जो मिट्टी है वो मिट्टी वहीं की वहीं रुकती जाएगी और पानी ऊपर से निकल जाएगा। तो छोटे छोटे बांध भी बना सकते हैं। और पेड़ों की रक्षक मेखला का निर्माण होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये रक्षक मेखला क्या होती है?
तो रक्षक मेखला होती है जो पवनें होती हैं, वायु होती है, या जो पानी तीव्र गति से जब आता है तो जो पेड़ लगते हैं तो वो उसको एक बांध का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। एक कतार में जब पेड़ लगा दिए जाते हैं, कतार वाइज जब हम लगाएंगे, एक लाइन वाइज हम पेड़ लगा देंगे, तो जो बहता हुआ पानी होगा उसको वो क्या करेंगी, रोकने का काम करेंगे, और उसके साथ जो लाया हुआ अवसाद होता है ना, उसको भी वो रोकने का काम करेंगी। तो इस तरह से जो हमारे जो पॉइंट बनते हैं, यानी कि वन को लगाना, सीढ़ीदार खेती करना, छोटे छोटे बांध लगाना और पेड़ों की रक्षक मेखला, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में काम आ रही हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए काम आ रही हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शुष्क मृदा की कोई भी 3 विशेषताएं आप बताइए। तो शुष्क मृदा से हमें पता चलता है कि भाई नॉर्मल सी बात है कि शुष्क क्षेत्रों में ही ये मृदा पाई जाती होगी। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, शुष्क मृदा भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। और जहाँ पर शुष्क कहाँ पर होंगे, जहाँ पर कम बारिश होती होगी, और ये आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, खारी होती है और रेत भरी हुई होती है। थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे, अति लवणता होने के कारण यह उपजाऊ कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लवणता रहती है इसमें, तो ये कम उपजाऊ रहेगी। तो इस तरह से शुष्क मृदा की 3 विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा बनने की प्रक्रिया, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। तो इसकी जो प्रक्रिया, लैटराइट प्रक्रिया कैसे होगी, यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से निक्षालन यानी कि लीचिंग का परिणाम है। जब वो वाला क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है और गर्मी पड़ने के बाद फिर बारिश भी हो रही है, तो वहाँ पर लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यह मृदा अम्लीय और मोटी और भुरभुरी होती है, और इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और जैविक तत्वों की कमी के कारण लैटराइट मृदा उपजाऊ नहीं होती, और इसलिए खेती के लिए ये उपयुक्त नहीं है। लेकिन फिर भी इस मृदा में अगर खाद डालकर और सिंचाई के द्वारा कुछ फसलें हम उगा सकते हैं और इसको खेती के योग्य भी बना सकते हैं। तो लैटराइट मृदा के बारे में आपने पढ़ा। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन क्या है। अभी हमने पढ़ा था पहाड़ी अपरदन, ठीक है, पहाड़ी मृदा अपरदन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इसमें कहा गया है मृदा अपरदन क्या है और भारत में होने वाले मुख्य प्रकार के जो मृदा अपरदन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखें मृदा अपरदन क्या है। तो हम पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की मृदा बनने की प्रक्रिया में अधिक तेज़ी से प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, के द्वारा मृदा की जो परत का हटाया जाना मृदा अपरदन करता है। कि जो प्रकृति ने है, जो प्राकृतिक जो मिट्टी है और उसके अनुसार अगर कोई बहुत तेज़ हवा चले या प्राकृतिक आपदा या बहाव आए और वो मिट्टी वहाँ से कट जाए, हट जाए, तो क्या होगा, वो मृदा का अपरदन हो गया है, हो गई, वो वहाँ से हट चुकी है। आप देखिए तो आंधी आती है तो वो क्या होता है, मिट्टी उड़ती है ना, हाँ, तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तो वो क्या होगा, मृदा अपरदन हो गया। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ क्या होता है, एकदम फ्लो बहुत तेज़ पानी से बहता है ना। तो उसके साथ केवल पानी तो नहीं आता, पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, मिट्टी होती है, गाद होती है, ईंट, जो कंकड़ पत्थर, ये सभी चीज़ आते हैं। तो क्या होता है, वो एक जगह से मिट्टी हट जाती है, वही क्या कहलाएगी, अपरदन कहलाएगी। और कौन सा अपरदन होगा, वो मृदा अपरदन, ठीक है। तो इस तरह का आपने ये जाना कि जो मिट्टी का अपरदन क्या हुआ कि किसी भी कारण से मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना ही मृदा अपरदन है। दूसरे शब्दों में मिट्टी का अनाच्छादन और ऊपरी परत का पानी के साथ बह जाना मृदा अपरदन है। ऊपरी की जो परत होती है वो हट जाना अपरदन है। साधारण तौर पर मृदा बनने और उसकी अपरदन प्रक्रिया में एक संतुलन होता है। ये संतुलन प्रकृति और मानवीय कारणों से भंग हो जाता है, या तो प्रकृति उसको भंग कर रही है या फिर क्या कर रहे हैं कि मनुष्य है वही भंग कर दे रहा है। तो मृदा अपरदन के प्रकार कौन कौन से होते हैं,
तो पहला होगा चादर अपर्दन यानी कि शीट एरोजन। जब एक विशाल क्षेत्र की मृदा ऊपरी परत बहते पानी के कारण हट जाए तो वो क्या होगा, चादर अपर्दन कहलाता है। यानी कि बिल्कुल ऊपरी जो परत है वो किसी कारण से हट गई है, पानी में बह गई, तो वो क्या हो गया, तो ऊपर की जो चादर निकल गई तो उसको हमने क्या नाम दिया है, चादर अपर्दन। ठीक है, यानी कि शीट एरोजन। तो अब क्या सेकंड कौन सा प्रकार होगा अपर्दन का, नालिका अपर्दन, रिल एरोजन। तो ये क्या होगा, ये चादर अपर्दन की दूसरी क्या है, अवस्था है। यदि कुछ समय तक अपर्दन सर्वेक्षण के बिना होता रहता है तो छोटी नालियाँ या उंगलियों के आकार की नालियाँ जो कि कुछ सेंटीमीटर गहरी होती हैं धरती पर बन जाती हैं, और एक निर्धारित समय के पश्चात ये जो नलिकाओं की संख्या में, छोटी छोटी नालियों की संख्या में ये बढ़ती जाएगी और क्या होगी, गहरी तथा चौड़ी भी होती जाएगी, तथा ये किसी पेड़ की टहनियाँ या जड़ों जैसी प्रतीत होती हैं, जैसे कि नलिका या वाहिका अपर्दन कहते हैं। छोटी छोटी एक उंगली के बराबर छोटी छोटी नालियाँ सी बन गई और उसमें से वो मिट्टी फिसल फिसल कर हट जाएगी, तो उसको नालिका अपर्दन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा अवनालिका अपर्दन। तो ये क्या होती है, ये चादर अपर्दन की तीसरी अवस्था होगी। तो जब बढ़ते हुए मृदा अपर्दन के साथ नालिकाएं क्या होगी, गहरी होती जाएंगी और बड़ी बन जाएंगी। अब तक हम देख रहे थे कि 1 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर या उंगली के बराबर की इस तरह की अवनालिका बन रही थी। अब ये क्या हुई, बड़ी होती जा रही हैं और जो नालिका थी अब अवनालिका में परिवर्तित होती रही हैं। अवनालिका अपर्दन का मुख्य कारण वनस्पति का हटाया जाना, मुख्य तक फैली हुई जो जड़ें होती हैं और उनको काटा जाना, यानी कि पेड़ों की कटाई के कारण और उनकी जो जड़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ पर उसको स्पेस मिल जाती है और थोड़ी अवनालिका बनने के लिए। और अवनालिका जो कृषि योग्य भूमि को काट देती है और सारा क्षेत्र क्या हो जाता है, बैड लैंड यानी कि उत्खनन और ख़राब ज़मीन में परिवर्तित हो जाता है। तो अवनालिका अपर्दन के जो खड्ड होते हैं ना, के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से आपने जाना कि मृदा अपर्दन किस किस तरह से बन रहा है, इसके प्रकार कहते हैं। मृदा अपर्दन के प्रकार को होते हैं कि चादर अपर्दन, नलिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि इतने सारे अपर्दन हो रहे हैं भूमि के, तो इसको रोकने के लिए भी कुछ उपाय होंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो भूमि के नेक्स्ट क्वेश्चन हम है हमारा, भूमि के निम्नीकरण को रोकने के लिए अपनाए जा सकने वाले कुछ उपायों की विवेचना कीजिए। तो ठीक है जी, हम विवेचना कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, वन रोपण। भाई सबसे पहले तो आपको वनों को लगाना ही चाहिए, पौधे लगाना ही चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखने हैं, वन रोपण मृदा संरक्षण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। वन क्षेत्र को बढ़ाना, पेड़ों के विवेकहीन अंधाधुंध कटाई करने से, और इसको हमें रोकना पड़ेगा। नए क्षेत्रों में पेड़ लगाने के प्रयास करने होंगे। या अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि किस तरह से भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, पशु चारण पर प्रतिबंध लगाना। भाई पशुओं को विभिन्न चरागाहों में भेजना, जैसे कि जिससे कि मृदा अपर्दन से बचा जा सकता है। चारा फसलें अधिक मात्रा में उगाई जाएं तो ये इधर उधर जो पशु चरते हैं तो उनसे वो बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम बांध बनाना। तो बांध, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ में होने वाले जो मृदा अपर्दन को हम रोक सकते हैं। ये पानी के बहाव की गति को क्या की जांच करता है, मृदा के अपर्दन को बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम खेती की सही तकनीक का उपयोग करें। तो खेती की सही तकनीक क्या हो सकती है, तो इसमें भी हमारे अलग अलग पॉइंट हो रहे हैं, जैसे कि फसल चक्रीकरण। तो फसल चक्रीकरण क्या है, यदि एक ही फसल प्रतिवर्ष एक खेत में बोई जाती है तो वह मृदा के कुछ पोषक तत्वों को लगातार ग्रहण करके उसको अनुपजाऊ बना सकती है। फसल का चक्रीकरण इस प्रकार से अपर्दन को रोक सकता है कि कोई एक फसल है तो वो लगातार एक ही पोषक तत्वों को लेती रहेगी तो मृदा क्या हुई, उसमें पोषक तत्वों की कमी हुई
तो इस तरह से निम्नीकरण हो गया उसका भूमि का। और फिर इसमें जो खेती की नई तकनीक क्या होगी, इसमें स्थानांतरण खेती की जांच व कमी, जनजातीय लोगों पर स्थायी खेती के लिए दबाव बनाकर, जो जनजातियाँ लोग होते हैं उनको दबाव बनाया जाए कि वो स्थायी खेती करें। भूमि बचाव की प्रक्रिया, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और उद्योगों से निकलने वाले जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके और जल भूमि दोनों को बचाया जा सकता है। जल को ऐसे ही दूषित नहीं बहाया जाए, उसको पहले फर्टिलाइज कर लिया जाए, साफ रिसाइकल कर लिया जाए, तभी अन्य क्षेत्रों में या नदियों में प्रवाहित करना चाहिए। दूषित जल को उसमें प्रवाहित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मैं भूमि निम्नीकरण को रोकने के हम कुछ उपाय दे सकते हैं और हमारा क्वेश्चन